वेलकम टू लॉ प्लेनेट। आइए आज समझते हैं मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस को, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में डिसाइड किया था। इस केस में मुद्दा मुस्लिम वुमेन के मेंटेनेंस से रिलेटेड था। आइए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। शाह बानो, जो इस केस में अग्रीव्ड पार्टी थी, उनका विवाह 1972 में मोहम्मद अहमद खान से हुआ था और बाद में उनके 5 बच्चे भी हुए थे। मोहम्मद अहमद खान ने पहली मैरिज के लगभग 14 साल बाद एक दूसरी औरत से भी शादी कर ली। कुछ सालों बाद मोहम्मद अहमद खान ने अपनी पहली वाइफ यानी शाह बानो को डाइवोर्स दे दिया। 1978 में जब मोहम्मद अहमद खान ने शाह बानो को हर महीने 200 रुपये देना बंद कर दिया जो उसने प्रॉमिस किया था, तब शाह बानो को मजबूरन मेंटेनेंस के लिए क्रिमिनल केस फाइल करना पड़ा। मेंटेनेंस का प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 125 में दिया हुआ है। शाह बानो ने इस कंप्लेन में 500 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस की मांग करी। फिर 1978 में ही मोहम्मद अहमद खान ने इससे बचने के लिए शाह बानो को इर्रिवोकेबल तलाक दे दिया। इर्रिवोकेबल तलाक वो होता है जो वापस नहीं लिया जा सकता और इस्लामिक लॉ में ऐसी पावर केवल हस्बैंड को दी हुई है। इस तलाक का हवाला देते हुए मोहम्मद अहमद खान ने ये डिफेंस लिया कि क्योंकि शाह बानो अब उसकी वाइफ नहीं रही तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको मेंटेनेंस पे नहीं करना पड़ेगा और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा और इस्लामिक लॉ के अंडर जितना रुपया बकाया था वो उसने शाह बानो को ऑलरेडी पे कर दिया है। अगस्त 1979 में इंदौर के लोअर कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को डायरेक्ट किया कि वो हर महीने 25 रुपये शाह बानो को मेंटेनेंस के रूप में पे करे। फिर शाह बानो ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस मेंटेनेंस अमाउंट को कम बताते हुए रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर दी। फिर जुलाई 1980 में एमपी हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस अमाउंट को 25 रुपये से बढ़ाकर लगभग 180 रुपये कर दिया। मोहम्मद अहमद खान को हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से दिक्कत हुई तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और क्लेम किया कि शाह बानो के मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवोर्स के बाद उसकी नहीं रही है। आइए अब देखते हैं इस केस में लीगल इश्यूज क्या थे। पहला और मेजर इशू ये था कि क्या मुस्लिम हस्बैंड डाइवोर्स के बाद भी अपनी डाइवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस पे करेगा, यानी क्या सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरा लीगल इशू ये था कि क्या सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में वाइफ टर्म के अंदर मुस्लिम वुमेन इंक्लूडेड है या नहीं। आइए अब देखते हैं कोर्ट ने इन इश्यूज को किस तरह रिजॉल्व किया। पहले फरवरी 1981 में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर 2 जजेस की बेंच द्वारा सुना गया। बाद में कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायत उलेमा ए हिंद ने इस केस में दखलंदाजी की तो इसको 5 जजेस की बेंच के पास रेफर कर दिया गया। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जी थे और साथ ही जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस डी.ए. देसाई, जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस ई.एस. वेंकट रमैया भी थे। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने फुल मेजॉरिटी के साथ मोहम्मद अहमद खान की इस अपील को डिसमिस कर दिया और हाई कोर्ट की जजमेंट को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी हर किसी इंडियन सिटीजन पर अप्लाई होता है और धर्म और जाति जैसी चीज़ों से सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी की अहमियत कम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुरान को भी रेफर किया और ये बताया कि उसमें भी डाइवोर्स वुमेन को मेंटेनेंस देने की बात की गई है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 7 साल लग चुके थे। कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को डायरेक्ट किया कि वो जल्द से जल्द शाह बानो को मेंटेनेंस अमाउंट पे कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की लापरवाही को भी हाईलाइट किया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है उस पर भी पार्लियामेंट ने कोई काम नहीं किया है और कहा कि आर्टिकल 44 केवल नाम मात्र ही कॉन्स्टिट्यूशन के एक कोने में पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का इस शाह बानो जजमेंट में ये मानना था कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए तो लोगों के बीच भेदभाव कम किया जाएगा और रिलीजन के आधार पर लोगों को कम बांटा जाएगा। इस जजमेंट से काफ़ी मुस्लिम मेन को दिक्कत हुई और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के थ्रू मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज में दखल अंदाजी की जा रही है। इस जजमेंट के वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर में थी और ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम मेन के वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1986 में द मुस्लिम वुमेन
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करके उसे पास करवाया था। शाह बानो जजमेंट के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इस एक्ट में ये लिखा कि मुस्लिम वुमेन को डाइवोर्स के बाद केवल 90 दिनों तक ही मेंटेनेंस पे किया जा सकेगा। 2001 में इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जब डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही समझदारी से ये डिसाइड किया कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि इसमें विद इन 90 डेज का मतलब केवल 90 डेज तक नहीं बल्कि उसके बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको शाह बानो केस इस वीडियो में अच्छी तरह समझ आया होगा। ऐसी ही और केस एनालिसिस देखने के लिए आप लॉ प्लैनेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट केस एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।